गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य सौरभ में पहला जो आपको पाठ है बड़े घर की बेटी, इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी जो हैं हिंदी साहित्य के एक बढ़िया लेखक माने जाते हैं और इनकी साहित्य जो है वो जो भी अन्य दूसरे साहित्यकारों से अगर तुलना करते हैं भिन्न माना जाता है, क्योंकि इनकी रचनाओं में जो एक सामाजिक समस्याओं को लेकर ये ज़्यादातर लेख लिखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं आज जो लेख हैं बड़े घर की बेटी, ये पाठ आपने इस पाठ के शीर्षक में ही आप लोगों ने ये जान चुका है कि एक परिवार का कहानी होगा। तो इन्होंने इनको जो भी उपाधियां हैं हम देख सकते हैं कि जो शरतचंद्र जी जो हैं, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हैं, वो बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने प्रेमचंद जी को हिंदी सम्राट साहित्य के उपन्यासकार उपाधि दी है और इनके पुत्र जो हैं अमृतराय जो हैं इन्हें सिपाही के कलम उपाधि दी है। तो ये प्रेमचंद जी के और भी इनके बारे में बहुत सारे विषय हैं जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि इनका योगदान जो है हिंदी साहित्य के लिए अपार है, ऐसे हम मानते हैं। तो बड़े घर की बेटी इस पाठ का लेखक हैं प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म काशी के निकट नमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। तो हम जानते हैं इनका जन्म जो है 1880 में लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। आपके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। तो इनके माता पिता जो हैं अजायब राय पिता हैं, तो माता जो है आनंदी देवी। आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि इनके बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया। उन्होंने संघर्ष करके उन्होंने जीवन अपने जो भी कामयाबी पाई है वो खुद का मेहनत से हम ऐसे कह सकते हैं। आपने अनेक उपन्यास लिखे हैं। इनके जो भी उपन्यास हैं हम देखते हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत सी प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यास में हम देख सकते हैं गोदान, गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं, उपन्यास हैं। आपने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी हैं। इन्होंने कहानियां 300 से भी अधिक लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। तो इनकी जो भी कहानियां हैं उनकी रचना मानसरोवर में संग्रहित किया गया है, वो भी 8 भागों में। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। इनकी रचनाओं में भारत की जो भी गांवों की दशा है हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो गांव जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ही समस्या से भरे हुए हैं। तो उस समस्या को इन्होंने लेकर लिखे हुए हैं। ज़्यादातर उन्होंने कृषि के बारे में, जो किसान हैं उनके बारे में लिखे हैं, उनके पारिवारिक स्थितियों के बारे में उन्होंने उनकी रचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। इनका मृत्यु जो है 8 अक्टूबर सन 1936 में 1936 में इनका स्वर्गवास हुआ है। तो प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इन्होंने बहुत सारे कहानियां लिखे हैं। इनमें से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो लेख है बड़े घर की बेटी, क्योंकि ये एक पारिवारिक कहानी है। इसमें परिवार में जो संबंध हैं, संबंधों को महत्व देने हेतु ये लेख इन्होंने लिखी हैं, क्योंकि आजकल जो है संबंध जो है पारिवारिक संबंध बिगड़ता जा रहा है। छोटे छोटे विषयों को लेकर जो भी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, संबंध टूट रहे हैं, इसीलिए आज ज़्यादातर संबंधों को महत्व दिया करें, इस तरह से बोलने के लिए इस पाठ का इन्होंने इस लेख इन्होंने लिखा है।
सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। मैंने पहले ही बताया है, ये जो हमारे घरों में घटती रहती है, छोटी छोटी विषयों पर झगड़ा होती रहती है, घर टूट जाता है, अलग हो जाते हैं, संबंधी टूट जाता है, एक दूसरे के चेहरा देखने तक पसंद नहीं करते, छोटे छोटे विषयों को लेकर इतना झगड़ा कर लेते हैं कि संबंध टूट जाता है। संबंध नहीं टूटना है, उस संबंध को बरकरार रखना है, वही कहने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं के अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। तो हम देख सकते हैं कि ये तो बहुत ही संपन्न परिवार की, मतलब आर्थिक स्थिति जो है, फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहने वाली एक लड़की है आनंदी। तो इस पाठ में मेनतर जो नायिका के रूप में हम देख सकते हैं आनंदी। आनंदी जो है वो इस जो बड़े घर की बेटी, इस पाठ में नायिका के रूप में हम इसे देखते हैं। ये तो बड़ी घर की परिवार की, एक श्रीमंत परिवार की, अमीर घर की एक लड़की है। इसको बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप लोग जानते हो मध्यम वर्ग के परिस्थिति कैसी होती है, उनके घर कैसा होता है ना। तो आप लोग जानते हो ये अमीर घर में क्या क्या सुविधाएं होती है वो देख सकते हो। तो अमीर घर के परिवार से आनंदी आई हुई है। ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತವಳು ಆನಂದಿ। ಆ ಥರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕಂಠ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ, ಇವನ पति है। श्रीकंठ जो है आनंदी का पति है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये मध्यम वर्ग के यहाँ शादी करने के बावजूद भी वो अपने बड़े घर के जो घमंडता है वो यहाँ पे नहीं दिखाती। वहाँ पर जिस परिवार में आती है वहाँ पर वो उसी तरह से समझौता करके जीवन बिताती है। कैसे क्या क्या होता है इस परिवार में, हम आगे इस पाठ को जब पढ़ते हैं हमको मालूम हो जाता है। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। हम देख सकते हैं अभद्र व्यवहार, अभद्र मतलब क्या है, गलत, बुरी व्यवहार बता सकते हैं, गलत व्यवहार बता सकते हैं। ओके, बुरे व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियाँ शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। इन दोनों के झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों भाइयों के बीच में, इसका छोटा भाई है लाल बिहारी, उसके बीच में संबंध टूट गया और लाल बिहारी ये तय कर लेता है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। तो श्रीकंठ का छोटा भाई का नाम क्या है, लाल बिहारी। उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। तो उसको समझ में आ गया आनंदी को, मैंने यहाँ पे इस परिवार में शादी करके आई हुई हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है जब मेरे आने से पूर्व किस तरह से ये परिवार था, आने के बाद भी उसी तरह से रहे, मिलजुल कर रहे। मेरे आने के बाद इस परिवार से कोई अलग जाए ये आनंदी को पसंद नहीं था, क्योंकि वो कितनी अमीर थी लेकिन फिर भी उसमें बहुत ही एक अच्छा गुण था उसके अंदर। इसीलिए उसने जब लाल बिहारी घर छोड़ कर जा रहा था उसको रोक लिया। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट होने नहीं देती, है ना। यहाँ पर बताया जाता है कि ये अमीर घर के परिवार के होने के बावजूद उसका एक मर्यादा है कि हमारा कुल का जो मर्यादा है वो नहीं जाना है, क्योंकि जो समाज में हमारे कुल के जो मर्यादा है उसका रक्षा करना घर की जो स्त्रियां होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए वो क्या करती है, जो भी घर की समस्या जो है, हालत बिगड़ रहा था, वो संभाल लेती है। यही इस कहानी का संदेश है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है।
इस पाठ का चयन आपको इसलिए किया गया है कि संबंधों का महत्व दिया करे, छोटी छोटी विषयों को छोड़ दिया जाए, संबंधों को बिगड़ने का मौका ना दिया जाए, पारिवारिक जो संबंध है बरकरार रहे। इसी उद्देश्य से यहाँ पर प्रेमचंद जी जो हैं इस पाठ का कहानी को लिखे हैं और आपको चयन भी किया गया है। इसीलिए इन्होंने जितने भी कहानियाँ लिखे हैं उसमें से ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। बहुत बढ़िया है, क्योंकि संबंध जो है बहुत ही महत्व है। अगर वो चला गया तो हम समाज में किस तरह से जीवित रह पाएंगे, है ना। संबंध ही महत्व है, संबंध अपनेपन जो है वो होना ही है। इसीलिए यहाँ पे इस पाठ को चयन किया गया है। अभी हम पाठ के बारे में और भी डिटेल से पता लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दो परिवार की कहानी यहाँ पर अभी हम जानेंगे, एक बेनी माधव, एक और भूप सेन। इन दोनों परिवार में के परिचय हम यहाँ पर अभी प्राप्त करेंगे। इन लोगों के अंदर, इन परिवार के अंदर जिन जिन लोगों का सदस्यत्व है, परिवार के सदस्य क्या हैं, इनके परिवार कैसा था, वो सब अभी हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम बेनी माधव, इनका परिचय प्राप्त करेंगे। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेनी माधव से कौन से गांव के जमींदार थे, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको लिखना है गौरीपुर। तो बेनी माधव सिंह गौरीपुर नामक गांव के जमींदार और नंबरदार थे। मतलब जमींदार मतलब क्या है, आप लोग जानते हो, जिसके पास बहुत सारे जमीन होते हैं, बहुत अमीर होते हैं वो लोग, है ना। तो उनके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। बेनी माधव के जो पूर्वज जो थे ना, वो बड़े ही पैसे वाले थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। उनके पूर्वजों ने गांव में तालाब और मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था उनके परिवार? तालाब और मंदिर बनवाया था, जो आजकल मरम्मत भी करना बहुत मुश्किल है उन गांव वालों के लिए। उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। तो मैंने बताया, तो बेनी माधव सिंह के परिवार जो थे, मतलब उनके पूर्वज जो बहुत ही संपन्न थे, आर्थिक संपन्न थे वो, लेकिन अब वो इतने अमीर नहीं हैं। पहले इनके घर में क्या था? हाथी था। हाथी का पालन पोषण करना बहुत ही अमीर लोगों को होते हैं, जो मध्यम वर्ग छोटे लोग होते हैं उनको करना नामुमकिन है। तो इनके घर में हाथी भी था, लेकिन अब हाथी नहीं है, उसके बदले में क्या है? भैंस है। ओके, एक भैंस है जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था। ओके, तो भैंस कैसा है? अस्थि पंजर, बहुत बूढ़ा हो चुका है, पतला है। अस्थि पंजर ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ, ಬೇರೆ ಮೂಳೆಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। पर दूध शायद बहुत देती थी। ये पतला और अस्थि पंजर जैसा होने के बावजूद भी भैंस बहुत ही दूध देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಹಾಲನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭೈಂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ತುಂಬ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे, क्योंकि कुछ फाइनेंशियली कुछ समस्या थी, इसीलिए उन्होंने वकीलों को ही अपने केस वगैरह जो भी है उस समस्या से हल निकालने के लिए वकीलों को उस पैसा दे देकर वो ख़त्म हो चुका था। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक ना थी। तो हम देख सकते हैं उनका, बेनी माधव सिंह का वार्षिक इनकम क्या था? 1000 रुपये ही था। ओके, 1000 रुपये से अधिक ना था। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह। ओके, आपको एग्जाम में पूछे जाएगा बेनी माधव सिंह के कितने पुत्र थे, तो आपको लिखना है 2। ओके, 2 पुत्र थे। पहला बड़े का नाम है श्रीकंठ,
ओके, अभी श्रीकंठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रीकंठ कैसा था अभी देखेंगे। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। तो उन्होंने एजुकेशन, श्रीकंठ का एजुकेशन क्या था? बीए। आजकल बीए उतना बड़ी उपाधि नहीं है, सब लोगों के घर में 2 या 3 डिग्रियां हम देख सकते हैं, लेकिन उस जमाने में पढ़ने वाले कम थे, उसमें से बीए डिग्री तक पढ़ना बहुत बढ़िया माना जाता था। तो इसने बहुत ही कड़ी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके उसने बीए पास कर लिया था। छोटा लड़का अब एक दफ्तर में नौकर भी था। तो श्रीकंठ बीए एग्जाम पास करने के बाद एक नौकरी भी उनको मिला था। अभी छोटा लड़का लाल बिहारी, उसका छोटा भाई जो है लाल बिहारी। लाल बिहारी कैसा है अभी हम देखेंगे। लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। दोहरे बदन मतलब ಅವನ ಹೈಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು। सजीला जवान, सजीला मतलब क्या है? सुंदर। सजीला मतलब सुंदर। ये देखने में बहुत ही सुंदर भी था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। सुबह सुबह उठकर वो खुद अकेले 2 सेर तक दूध वो पी लेता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। उसके अगर लाल बिहारी से कंपेयर करें श्रीकंठ को, तो उसका दिनचर्या अलग था। इसका श्रीकंठ का दिनचर्या क्या है? सुबह उठना, 2 से दूध जो है भैंस देता है वो पी लेना, अपना बॉडी बनाना, उसी की ओर ज़्यादा ध्यान है लाल बिहारी का। लेकिन श्रीकंठ का स्वभाव उससे विपरीत था। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर निचोवर कर दिया था। ओके, इनके नेत्र जो हैं अभी बहुत ही कम, मतलब क्या है, वो बहुत ही हार्ड वर्क करता, दिन रात मेहनत करके उसने बीए की पदवी प्राप्ति की थी, इसीलिए उसका नेत्र में वो कांति नहीं था। इन 2 अक्षरों के उन्होंने शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। ये डिग्री पाने के लिए उसने अपने शरीर को बहुत वीक ही बना दिया, और क्या है, चेहरे पे वो कांति चाम भी नहीं था, वो भी निकल गया है। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। इसके साथ उनको वैदिक डॉक्टरी पढ़ना में उसको पसंद था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों पर उनको बहुत रुचि थी, इसीलिए उन्होंने उस पर अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः करल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। हम देख सकते हैं शाम सवेरे जब भी हो उनके कमरे से खरल मतलब ओखली बोलते हैं ना, ಒರಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, क्योंकि वह कुछ ना कुछ अन्वेषण किया करता था, आयुर्वेदिक औषधि ढूंढने के लिए, कुछ करने के लिए आविष्कार करता ही रहता था। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखी पड़ी रहती थी। तो उन्होंने लाहौर और कलकत्ते पे जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो वैद्य डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर जो है आयुर्वेदिक डॉक्टरों से जाके मिलता, अपने विचार को आदान प्रदान करता, और कुछ ना कुछ उसको अन्वेषण करना ही रहता था। वो बिज़ी रहता, अपने काम में मस्त रहता। लेकिन लाल बिहारी ऐसा नहीं है, घर की जिम्मेदारी नहीं है उसे, वो उज्जड़ है, जिस तरह से जाए आता है रहता है, उस तरह का स्वभाव है लाल बिहारी का। लेकिन श्रीकंठ ऐसा नहीं है, पढ़ाई में भी अच्छा है और नौकरी भी पा चुका है, घर की जिम्मेदारी लिया हुआ है ना। यहाँ पर 2 भाइयों में भिन्न भिन्न स्वभाव हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे, है ना। यहाँ पर आप लोग जानते ही हो, जहाँ हमको एक अच्छा काम मिलना है, एक अच्छी जगह नौकरी प्राप्त करना है, तो अंग्रेज़ी तो आना ही है। ये तो हमारी देश की भाषा नहीं है, फिर भी हर एक देश में ये इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि अगर ये आ गया तो अच्छा नौकरी मिलेगा। तो एक पढ़ाई तो उसने अंग्रेज़ी में की है श्रीकंठ, लेकिन वो अंग्रेज़ी भाषा को वो पसंद नहीं करता।
अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। ಅವನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. दशहरे के दिनों में वो बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र को पाठ लेते थे. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर रामलीला का आयोजन किया करते थे. वो जो भी कार्यक्रम होता था उसमें ये भी भाग लेते थे. कौन? श्रीकंठ. श्रीकंठ जो है वो रामलीला दशहरे में, आप लोग जानते हो नवरात्रि दशहरे जो होता है ना, वहाँ पे प्रोग्राम जो भी होता है रामलीला का, उसमें भी वो कोई ना कोई पात्र लेकर काम किया करता था. गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे. तो ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, गौरीपुर में रामलीला का जन्मदाता कौन है? तो आपको लिखना है श्रीकंठ. ओके, श्रीकंठ उसी ने उस कार्यक्रम का वहाँ पर आयोजन किया था. प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था. इसमें हमारी संस्कृति जो है, प्राचीन जो संस्कृति हो उसे उसको ही यहाँ पर प्रधानता दी जाती थी. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶ್ರೀಕಂಠನ ಗುಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬಹಳ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. प्राचीन सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे. सम्मिलित कुटुंब मतलब क्या है? जॉइंट फैमिली जो बोलते हैं ना, वो जॉइंट फैमिली के लिए ಅವನು ತುಂಬನೇ ಆರಾಧಕನಾಗಿದ್ದ, ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ? ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೇನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ, ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. तो यहाँ पर श्रीकंठ जो है जॉइंट फैमिली ने बड़ा इष्टपड़ता इद्दा. आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे. ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನಾಗರಿಕರಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೌಲ್ಯತೆ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪಾಠದ ಅನುಭವ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಈ ತರಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹೇಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅವರಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ತನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी. ललनाएं मतलब क्या है? वहाँ पर जो भी स्त्रियां थी गांव की वो हेट करती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अच्छी कितना भी है उतना बुरी भी है. ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳ್ಳೆದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ಲಬ್ ಏನು? ಜಗಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಬಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊಸೆ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಗಳಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕಂಠನ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी. ಕೆಲವರಂತೂ ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಅಂತಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಿಸೆ? ಶ್ರೀಕಂಠ को, क्योंकि वो सम्मिलित कुटुंब को बहुत ही पसंद करता था, उपासक था. स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था अल्वा. इल्लेನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಎಂತಿಗೂ ಕೂಡ कौन है श्रीकंठ की पत्नी? श्रीकंठ की पत्नी का नाम है लाल आनंदी, सॉरी आनंदी है श्रीकंठ की पत्नी का नाम. तो यहाँ पर आनंदी को भी ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं है.
ओके। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ ಆದಿ से ಗುಣ थी. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಆ ಥರ ಹುಡುಗಿ ಏನಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಳ ವಿಚಾರ ಏನು, ಯಾಕೆ ಅವಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए. ಏನಾ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡ್ದೇನೆ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಶಾಂತಿನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಹೋಗೋದೇ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆನಂದಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಮನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹೊಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅವಳದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. तो आनंदी का उच्च विचार हम यहाँ पे हमने जाना. आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी. उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे. अभी हमने बेनी माधव सिंह के परिवार के बारे में जाना. बेनी माधव सिंह के गौरीपुर के जो जमींदार थे, उनके जो परिवार जो उस गांव में तालाब और मंदिर भी बनाया था. और बेनी माधव के 2 पुत्र थे, श्रीकंठ और लाल बिहारी. श्रीकंठ किस तरह से पढ़ाकू था, कुछ करने के लिए इच्छुक था और गांव में उसका सम्मान कितना था ये हमने देखा. और लाल बिहारी उसका विपरीत स्वभाव का था, वो भी हमने यहाँ पे देखा. अभी हम दूसरे जो परिवार हैं, क्या है, भूप सिंह. ओके, अभी हम दूसरा एक परिवार है भूप सिंह. इसे इनकी बेटी है कौन, आनंदी. ओके, तो आनंदी भूप सिंह की पुत्री है. तो हम देख सकते हैं इनके परिवार कैसा था. तो ये हमने देखा कि अभी ये मध्यम वर्ग के परिवार के हैं, अभी हमने जाना. लेकिन भूप सिंह के परिवार के बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे. आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी. उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे. ताल्लुकदार मतलब क्या है, जो कर जो लेते हैं अल्वा, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ अधिकारी ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರಾಗಿದ್ದ. तो आप लोग जानते हो तो वो कितना एक अच्छा काम भी है, अच्छा आमदनी भी आती है, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ भी ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. तो ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. विशाल भवन, तो यहाँ पर उनके घर कैसा था, भूप सिंह का घर कैसा था, अभी हम देखते हैं. विशाल भवन, एक हाथी 3 कुत्ते. ಏನೇನಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, एक हाथी है, एक हाथी 3 कुत्ते, बाज, बहरी, ಶಿಕರೆ, ಝಾಡ್ ಫಾನೂಸ್. ಝಾಡ್ ಫಾನೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ತುಂಬ ಶೋನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು. ಆನರರಿ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿ और ऋण, और यहाँ पर उनको दायित्व दिया गया था कि दंड देना. इस तरह का लॉयर का जो भी काम करते हैं, जो भी लोकल कुछ भी कामकाज होता है, समस्या होती है, वो भी हल किया करते थे. क्योंकि उसको वो अधिकार, बहुत पैसा वाला है तो उसको ये अधिकार भी वहाँ पे गांव वालों ने दिया था. जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकदार के भाग्य में भोग्य पदार्थ हैं, यहाँ सभी विद्यमान थे. यहाँ पर हम सभी सब कुछ देख सकते हैं. बाज था, हाथी था और कुत्ते भी थे. बहरी शिकार करने वाले एक पक्षी भी था यहाँ पे. तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे प्राणी पक्षियों का उन्होंने रखा हुआ था, पालन पोषण कर रहे थे. तो ये कितने अमीर हैं हम देख सकते हैं. घर का भी हमने चित्रण अभी हमने देखा. नाम था भूप सिंह. बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे. पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था. ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ರೂ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಅವನು ಅಹಂಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಗಂಡು ಮಗ ಇರಲಿಲ್ಲ.
सात लड़कियां हुई और देव योग से सबकी सब ಜೀವಿತ ರಹಿ. 7 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. पहले उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए. ಫಸ್ಟ್ 3 ಮದುವೆನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ದ, ಧೂಮ್ಧಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ದ. पर 15-20 हज़ार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया. ಅವನಿಗೆ 15,000 15ರಿಂದ 20,000ದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಸಾಲ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂತು. तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया, आनंदी चौथी लड़की थी. यहाँ पर ಆನಂದಿ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಭೂಪ್ ಸಿನ್ಹೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿ 4ನೇ ಅವಳು. ಓಕೆ, 4ನೇ ಮಗಳಾಗಿದ್ಲು. 3 ಜನ ಮದುವೆನೂ ತುಂಬ ಧೂಮ್ಧೂಮಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 15ರಿಂದ 15 से 20 हज़ार तक कर्जा आ गया था. इसलिए उसने अपने हाथ थाम ली, क्योंकि अभी जो भी लड़कियां हैं सबको शादी करना है, इसीलिए उसने सोचा कि अभी इतना खर्च ना करें. अभी आनंदी की बारी है शादी कराना. वो अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी. सभी बहनों से ये बहुत देखने में बहुत ही सुंदर थी और गुण में भी अच्छी थी. इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे. सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं. यहाँ पर बताया गया है जो भी सुंदर दिखते हैं घर में, वो बच्चे को माता पिता एक्चुअली क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे यहाँ पे बताया गया है. ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें. ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े. ಆನಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಜಾರು ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಅವಳು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನನಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಇವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए. शायद नगरी प्रचार का चंदा था. भूप सेन उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भूप सिंह जो हैं अपने श्रीकंठ का जो स्वभाव है वो देखा और उसको ಪಸಂದ್ ಆ ಗಯಾ. ಭೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ, ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಅವನ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಈ ಥರ ಹುಡುಗನ್ನೇ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಆನಂದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಅವಳೇನಪ್ಪ, ಅವಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಆಗ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಜ್ಕಲ್ಗೆ ಜಮಾನೆ ಮೇ ಹಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗನ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಂಡನ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಳ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಥರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಹಮ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೈ. ಆನಂದಿ ಅಪ್ನೆ ನಯೇ ಘರ್ ಮೇ ಆಯಿ ತೋ ಯಹಾ ಕಾ ರಂಗ್ ಡಂಗ್ ಕುಚ್ ಔರ್ ಹಿ ದೇಖಾ. ಮನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಮನೆ ಅವಳು ಏನು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳ ಆ ಥರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. जिस टीम टॉम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी. ಬಚ್ಪನ್ ಸೇಹಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಳು ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬನೇ ಉಲ್ಟಾ ಆದಂತಹ ವಿಪರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆಗೆ ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी. यहाँ उनके घर में हाथी भी नहीं था, घोड़े भी नहीं था, वो तो छोड़ दो, एक बहली मतलब क्या है, जो गाय जो है ना, गाय जो है वो खींच के लेके जाता है, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಹಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೇಷ್ಮಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸಾತ್ ಲಾಯಿ ಥಿ ಪರ್ ಯಹಾ ಬಾಗ್ ಕಹಾ. ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು, ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವಳು ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ತೋಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. मकान में खिड़कियाँ तक नहीं थी, ना ज़मीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆಗೆ ಕಿಟಕಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಫರ್ಶ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಟೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಯಾರ್ದು ಶ್ರೀಕಂಠಂದು. यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखी ही ना थे. तो हम इससे, इस वाक्य से हम आनंदी का स्वभाव पहचान सकते हैं. जब वो आकर ये देखती है तो मन में पहले तो ये अजीब लगा होगा, लेकिन बाद में जल्दी ही उस परिवार के साथ, उस परिवार के जो भी रंग डंग हैं उसमें वो समझौता करके जीवन बिताना सीख लिया था. तो हमने इसकी स्वभाव हमने देखा कि किस तरह से एक अच्छा गुण वाली, एक सद्गुण स्त्री है, ऐसे हम आनंदी को बता सकते हैं. एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, भावज अंदरे अत्तिगे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾವಜ್ से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ, ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಪಕ್ಷಿನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी. अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी. हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था. बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, किफ़ायत मतलब बचत करना, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೇನು ಬರಲಿಲ್ಲ. उसने सब घी मांस में डाल दिया. लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था. बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं से लाल बिहारी ने 2 चिड़ियों के लेके आया हुआ है और उसको पका के देने के लिए अपनी भाभी जो है उसको दे दिया. भाभी ने मतलब कौन है यहाँ पे, आनंदी. आनंदी उसे पकाने के लिए लेके गई और उसमें एक नया व्यंजन बनाने के लिए इच्छुक थी और उसमें देखा कि एक बॉटल में क्या है, घी जो है बहुत ही पाव भर में, बहुत ही थोड़ा था. तो उसने उसे बचाने के लिए नहीं सोचा, जितना उस पे घी था वो सब उसमें उस पकान बनाने में डाल दिया. पकान तो बढ़िया था, लेकिन वहाँ पर जो घी जो था खाली हो गया था. इस छोटे से घी की वजह से वहाँ पर कितना झगड़ा हो जाता है हम देखते हैं. यहाँ पे घी तो है खाली हो गया, उसको पता नहीं कि बचाना है कल के लिए भी, क्योंकि अभी महीने भर इसको चलाना है ना. मध्यम वर्ग के परिवार में ऐसा ही होता है, महीने में एक बार अगर राशन ला दिया तो महीने भर उसको खींचना पड़ता है. अगर अमीर वगैरह ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी भी वो ख़त्म हुआ हो तो लेके आ सकते हैं, लेकिन इस परिवार में उतना पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए, देख देख कर खर्च करना पड़ता है. लेकिन वो तो सीखी नहीं थी ना, इसीलिए उसने क्या किया, जो भी वहाँ पर घी था सब कुछ डाल दिया. आनंदी ने कहा, तब उसने, किसने, लाल बिहारी ने खाने के लिए आया हुआ है. आने के बाद उसने घी पूछा है दाल के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या था, घी नहीं है. ओके. आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया. लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया. तो गुस्सा करता है. जब दाल के लिए, जब ये तो पकवान अच्छा था, टेस्टी, उसने खा लिया. जब उसके बाद दाल के लिए घी पूछता है तो वहाँ पर घी नहीं था. आनंदी तब बोलती है कि जितना घी था मैंने तो इस पकवान में डाल दिया, अभी दाल के लिए घी नहीं है. तो वो अगर ऐसा चुप हो जाता तो उतना झगड़ा नहीं होता, लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा आ जाता है. वो बोलता है, कल परसों ही घी लेके आए हैं, इतना जल्दी कैसे खाली हो गया. इस तरह से वो रुष्ट से बात करता है. आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇತ್ತು, सो मैंने वो सब इस पकवान में डाल दिया है. जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है. ओके. जो बहुत ही छोटे छोटे विषय में गुस्सा करते हैं ना, उन लोगों को अगर जो भी बात कहें सडनली गुस्सा हो जाते हैं. इसी तरह का स्वभाव का है लाल बिहारी भी. वो भी यहाँ पे क्या करता है, इसका बात सुनते ही, जब घी नहीं है इस तरह का बात सुनते ही सडनली उसका गुस्सा ज़्यादा हो जाता है.
लाल बिहारी को बावज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। ठिठाई मतलब क्या है, दुस्साहस। जिस तरह से वो अपने देवर से इस तरह से बात किया ना, वो उसको पसंद ही नहीं आया और बहुत ही तिनक कर बोला, गुस्से से बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, ಹೌದಾ ನಿನ್ನ ಮೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀದು ನದಿನೇ ಹರಿತಾ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती है ना. स्त्रियों का एक स्वभाव है, उसे कितना भी डांटे वो सह लेती है, लेकिन उसके माँ बाप के बारे में, भाई बहन के बारे में अगर कुछ कहे तो सह नहीं कर सकती, उसको भी गुस्सा आ जाता है. आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार कहा जाते हैं. नाई कहार मतलब क्या है, जो निम्न वर्ग के काम करते हैं, उनके जो नौकर जो हैं वो यहाँ पे इतने भर के जो घी जो है वो खा लेते हैं. हम उसका ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗೀನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗೀಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಫಸ್ಟೇ ಇವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ घी ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾಯಿ ಕಹಾರ ಅಂತೇಳಿ. ನಾಯಿ मतलब कौन है, जो ಬಾಲ್ ಕಟಾತೆ हैं ना, उसको ನಾಯಿ बोलते हैं. तो इस तरह ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़ कर खींच लूँ. देखो कितनी छोटी सी बात है, इतना बड़ा हो रहा है. अभी वो अपनी भाभी को भी वो सम्मान नहीं दे रहा है ಅಲ್ವಾ. ಅವಳು ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅವನು, ಅದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆನ ಕಿತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತುಂಬ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुँह लाल हो गया, बोली, वो होते तो आज इसका मजा ಚಕಾತೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವನಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಬಚಾವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. अब अपड उज्जड ठाकुर से ना रह गया. उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी, जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था. तो लाल बिहारी का भी यहाँ पर शादी हुआ है. उसका वो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता, जब भी गुस्सा आता था उसका पत्नी को मार लिया करता था. तो उसी तरह का कल्चर है, एक कल्चर ही नहीं है उसको. तो वो क्या किया, सडनली यहाँ पर कड़ावू उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूल हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी. कड़ावू मतलब वहाँ पर एक लकड़ी से बना हुआ एक पादुका है, स्लीपर है, और उस वो लेकर फेंक देता है आनंदी के ऊपर. ಆನಂದಿ के ऊपर फेंक कर बताता है कि ನೀನು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಂಬ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು वो इतना झगड़ा कर रहा है, इतना सम्मान ही नहीं दे रहा अपनी भाभी को, इतने एक वचन में वो बात कर रहा है. आनंदी ने हाथ से कड़ावू रोकी. जब उसने उस कड़ावू को फेंका था तो उसने अपने हाथों से इस तरह से रोक लिया था. सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई. अगर वो हाथ उठा के ऐसे नहीं रखती तो क्या होता, वो कड़ावू उसके सिर पर पड़ता तो खून बहता, कुछ भी हो जाता, लेकिन अभी सिर्फ उंगलियों में ही मार पड़ी है. क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई. वो कांप रही है, डर गई है, क्योंकि इस तरह का माहौल में वो पली बड़ी नहीं थी, इस छोटी छोटी विषयों के बारे में उसको जानकारी भी नहीं था. लेकिन इस तरह के परिवार में मैं आ चुकी हूँ, इस तरह से सोच के वो डर के वहाँ से क्या करती है, सीधे अपने कमरे में चली जाती है. स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है ना. अगर पति होता है तो अगर ये सब नहीं होता, अगर पति साथ में वहाँ पर होता तो वो चुप बैठता, अगर पति नहीं है इसीलिए इसकी वजह से इतना झगड़ा वहाँ पे हो गया. उसने अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है. आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई. वहाँ पे बहुत ही गुस्सा आ चुका था उसको भी, जिस तरह से उसने उठा के फेंका तो उसको भी गुस्सा आ गया. लेकिन वो क्या करती, किसे जाके बताती, क्योंकि वहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसका पति भी वहाँ
वहाँ पर नहीं है। मैंने बताया था कि वो तो कलकत्ता सब जगह जाते रहता है, तो वो नहीं था वहाँ पे, इसीलिए उसको ये अपनी मन की बात को कहने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। इसीलिए घबराती हुई उसने अपने क्रोध को नियंत्रण करते हुए वो अपने घर चली गई, अपने कमरे में चली गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। तो यहाँ पर शनिवार को ही, यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे श्रीकंठ कब घर आया करते हैं। श्रीकंठ शनिश्चर को ही, शनिवार को ही यहाँ पे घर आया करते हैं। ಬೃಹಸ್ಪತಿ के यह घटना हुई बुधवार ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही है। 2 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उनकी बाट देखती रही। बाट मतलब क्या है, राह। किसकी राह देख रही है यहाँ पे, ಶ್ರೀಕಂಠಗಿ। ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, 2 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಂಡನ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश का संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। है ना, यहाँ पर एक हफ्ते में एक बार वो आता है, तो जब कहाँ पर भी वो घूम के आता है वो सभी विषयों को यहाँ पर सभी लोगों को बता रहा है, इधर उधर की बातें बता रहा है, और जो भी वहाँ पे जो भी मुकदमे जो भी समस्या लेकर भी उनके घर आते हैं उसको भी हल कर रहा है। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೇನೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ। तो 10 बजे अब तक समय जो है 10 बीत चुके हैं। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि ना रहती थी। ಅವರು ಇವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವನು ಪಾಪ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया जाता है, अल्वा, और पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। ಇವಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಳೀತಾಳೆ। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ, तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर सब लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए बैठने के बाद यहाँ पर लाल बिहारी अपने भाभी के बारे में श्रीकंठ से कह रहा है कि भाभी को तमीज़ सिखाओ, किस तरह से बातें करना हो, नहीं तो एक दिन तो अनर्थ हो जाएगा, इस तरह से बताता है। क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, किस घटना के बारे में पता नहीं है। अभी सब लोग यहाँ पर जो मर्द लोग हैं, आप लोग जानते हो, पहले घर में जो पुरुष हैं वही खाते हैं, बाद में स्त्रियाँ खाते हैं। आजकल का नहीं है, पिछले ज़माना का है। तो उस वक्त सभी मर्द बैठ के खा रहे हैं, तब अब उसका भाई जो है वो बता रहा है कि भाभी को समझाओ कि किस तरह से घर में सभी से बात करना है, तमीज़ सिखाओ, इस तरह से बताता है।